वेव ऑप्टिक्स के लास्ट सेशन में आपका वेलकम है। कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। लास्ट में हम लोग डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के साथ साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेते हैं कि डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइज्ड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइज्ड। तो पहले से दो पोलराइड लिया हुआ है, पहले से दो पोलराइड लिया हुआ है और उनको 90 डिग्री पे ऑलरेडी क्रॉस कराया हुआ है। अगर एक पोलराइड ऐसे है तो दूसरा ऑलरेडी इसके 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। ये अगर एक्सिस है लाइट के जाने का तो लाइट इधर से दिया गया तो आपको पता है कि पहला पोलराइड जो है ये अनपोलराइज को पोलराइज कर देगा, अच्छे से आपको पता है, पोलराइज कर देगा। और ये जो पोलराइज लाइट मिलेगा अब अगले जो पोलराइड है उससे जब मिलेगा, उससे पास करेगा, तो अब आगे का जो इंटेंसिटी है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसके पहले वाला कितना है। तो इसके पहले वाला अगर आई नॉट है तो ये I इजकल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये थीटा दोनों के पास एक्सिस के बीच का एंगल है, ठीक है ना। पहला जो पोलराइड है वो कितना इंटेंसिटी को यहाँ पे आई नॉट कर देगा, तो ये आधा कर देता है, मतलब इसके पहले कितना है 2i नॉट। एनीवेज ये पहले वाली बात, ये सब पूछा नहीं है, सिंपल पूछा है कि पहले से दोनों क्रॉस्ड है। तो पहले से दोनों क्रॉस है तो आप देखिए 90 डिग्री, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे है। कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए ये जीरो आ गया। ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहेंगे क्रॉस्ड होने की वजह से थीटा 90 डिग्री है। क्लियर। लेकिन अब देखिए कमाल कि पहले से जो क्रॉस्ड है तो इधर इंटेंसिटी कुछ मिला नहीं, डार्क मिला, ठीक, बीच में जो है पोलराइज्ड लाइट मिला था। अब इन दोनों को ऐसे ही रहने दिए, एक तीसरा इसके बीच में लाए, तो ना ही ये पहला और दूसरा एक दूसरे का क्रॉस्ड है, और ना ही दूसरा और इसके आगे जो तीसरा है वो क्रॉस्ड है। दोनों के बीच कुछ एंगल है, एक का थीटा अगर मानेंगे तो अगले का 90 माइनस थीटा करना होगा, क्योंकि पहले और तीसरे के बीच 90 डिग्री था। तो अगर पहले और दूसरे के बीच थीटा आ जाएगा तो दूसरे और तीसरे के बीच थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब 90 डिग्री कहीं नहीं है, तो अब यहाँ इंटेंसिटी मिलेगा। पहले ये तो फील कर लिए होंगे, अब आइए उसको थोड़ा मैथमेटिकली चीजों को देखा जाए कि जो इंटेंसिटी फाइनली मिलेगा वो जो होगा, हम कहेंगे पहले से आया था अगर आई नॉट तो वो हो गया आई नॉट बाई 2। हम इसको ही आई नॉट कह सकते थे, हाँ कह सकते हैं। बीच में दूसरा जो आया तो उसके लिए कॉस स्क्वायर अगर हम थीटा कर दिए तो अब ये मिलेगा अगले वाले को। ध्यान रखिएगा, इसमें आई नॉट इनिशियल इंटेंसिटी ले रहे हैं तीनों से पहले। इनिशियल इंटेंसिटी यानी कि जब वो अनपोलराइज था तो, ठीक। तो अब ये मिला तीसरे को, ठीक। पहले में तो आधा हो गया, चलेगा। दूसरे के बाद आगे बढ़ा तो इतना हो गया, यही पहले वाले के लिए इंसिडेंट हुआ। तो अब वो कहेगा कि ये हमारे लिए इनिशियल इंटेंसिटी है, तो इसमें फिर एक बार कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा एंगल वहां पे कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 90 माइनस थीटा। तुरंत सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, आप कहेंगे आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आपको याद होगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको मिलता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बराबर हो जाता है साइन 2 थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई
2। इसका स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो आई नॉट बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 ठीक जा रहे हैं। तो आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अब जो फाइनल इंटेंसिटी मिला वो इतना मिला। क्या ये जीरो है? क्या नहीं, अब इंटेंसिटी मिलेगा, कुछ मिलेगा, ठीक, मिल रहा होगा। तो याद रखिए, पहले और तीसरे को अगर क्रॉस्ड हम रखे थे तो उधर डार्क मिल रहा था, बीच में हमारे लाने की वजह से पहला और तीसरा को जैसे था वैसे रहने दिए, बीच में हम तीसरा पोलराइड लाके घुमा रहे हैं तो उधर अब लाइट मिल रहा है। कमाल है, ये भी कमाल है, ठीक। अब आइए एनीवेज जल्दी जल्दी काम खत्म करें। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा? तो जब ये मैक्स होगा, आई मैक्स व्हेन साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 1, तो स्क्वायर भी करेंगे तो 1, तो इसको कहेंगे 1। तो इसलिए साइन 91 मतलब 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। ये बात पूछा जा सकता है आपको कि जो आगे इंटेंसिटी मिल रहा है वो मैक्सिमम कब मिलेगा? तो आप कहेंगे दोनों के बीच में जब होगा। तो ये दोनों 90 पे था तो एक बीच में लाया 45 पे, तो मैक्सिमम मिला। उसके पहले भी कम होगा, इनफैक्ट जैसे ही पहले वाले के पैरेलल हो जाएगा दूसरा वाला तो फिर से जीरो, ठीक। तीसरे वाले के पैरेलल हो जाएगा दूसरा वाला तो फिर से जीरो, मतलब बीच में मैक्सिमम मिलेगा 45 डिग्री पे। दूसरे क्वेश्चन में फ्रेनेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेनेल एक टाइप है डिफ्रैक्शन का, 2 टाइप की बातें होती हैं। पढ़ना आपको डिटेल में कौन सा है? फ्रॉनहोफर में क्या है? सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लिया जाएगा, मतलब पैरेलल रेंज हमको चाहिए, पैरेलल रेंज चाहिए, ठीक है ना। फ्रेनेल में क्या है कि जो सोर्स है ये इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, लिमिटेड डिस्टेंस पे होगा। तो इसके वजह से जो स्लिट है इससे जब ये गुजरेगा तो ये डाइवर्जिंग रेज बना रहा होगा, तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। इसलिए आपको ये डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको जो सिंपल वाला पढ़ना है कि फ्रॉनहोफर में दूर से आएगा पैरेलल रेज और तब यहाँ पे जब मिलता है मैक्सिमा, ठीक है ना, मिनिमा और फिर मैक्सिमा, तो ये वाला ज़्यादा क्लियर होता है। ओके, तो सोर्स और ये स्क्रीन है, इसको अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे आपने रखा तो फ्रेनेल नाम देंगे और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा तो फ्रॉनहोफर नाम देंगे, ठीक। तो किसके किसके भी सोर्स और स्क्रीन। पहले में लिख रहा है ऑब्स्टेकल स्क्रीन, नहीं, ऑब्स्टेकल तो मतलब ये अपर्चर, तो अपर्चर स्क्रीन तो ठीक है, वो तो फिक्स ही रहता है, दोनों में फिक्स रहेगा। कैपिटल डी याद होगा आपको, ले रहे थे हम लोग, तो नहीं ये तो गलत हो गया फिर, ठीक है ना। द डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल। हाँ, जो यहां से जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो चूंकि ये डाइवर्जिंग है तो इसलिए डाइवर्जिंग के लिए जो वेव फ्रंट होता है कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। करेक्ट है। नो कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। हाँ, कोई लेंस यहाँ पे यूज नहीं करते हैं कि इसको पैरेलल बनाना है, लो भाई लेंस यूज किए, इसको फिर सीधा किए, ठीक। तो ये करेक्ट है, तो 2 करेक्ट है और तीसरा ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन दे रहा है। तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सोर्स स्क्रीन कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। सोर्स स्क्रीन को फाइनाइट पर रखेंगे तब ऑल ऑफ द अबव ले लेंगे। कुछ नहीं, थियोरेटिकल बात थी, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात किया इसने, चलो ठीक है। द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय वेवलेंथ दे दिया। व्हेन द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ अनदर वेवलेंथ द एंगुलर विड्थ डिक्रीज। हाँ, जाहिर सी बात है, लैम्डा पे डिपेंड करता है। जो एंगुलर विड्थ की बात करेगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में, तो आप जानते हैं कि पहला सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहला जो डार्क मिलेगा वो लैम्डा बाई ए पे मिलेगा, उधर भी और इधर भी माइनस में लैम्डा बाई ए, नीचे भी, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा का यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा बाई ए होता है उनका चौड़ाई, एंगुलर चौड़ाई, और इसको कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर चौड़ाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो कह रहा है कि डिक्रीजेज बाई 40%, डिक्रीजेज बाई 40% का मतलब कि बच गया कितना 60%, 40% से घट गया। तो पहले लिखेंगे हम लोग लेमडा 1 बाई ए, ठीक। सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा है, देखिए तो सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका बच गया कितना 60% बच गया, कब, जब लेमडा 2 इस्तेमाल किए तो जो लेमडा 2 इस्तेमाल किए तब जो सेंट्रल मैक्सिमा चौड़ाई है ये इसका 60% ही है, 40% डिक्रीज कर गया, काम खत्म हो चुका है। 2a को काटिए, ठीक है ना। लेमडा 2 का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं, लेमडा 1 इंटू 3/5, लेमडा 1 दे रखा है 5000 एंगस्ट्रम, 3/5 3000 एंगस्ट्रम, 3000 एंगस्ट्रम। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न दे रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाइए डिफ्रैक्शन पे। फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड लाइट कोइंसाइड्स विथ फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ सम अनदर वेवलेंथ लैम्डा डैश, ठीक है ना। तो आपको तुरंत मैंने कहा है कि फॉर्मूला आपको याद रहता है तो ठीक बात है, लेकिन तुरंत आप डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते ही आप ध्यान रखेंगे कि एगो सेंट्रल लेंगे, एगो अगला लेंगे, ठीक है ना, और कहेंगे कि यहाँ पे लेमडा बाई ए है, ये ध्यान रखेंगे। तो 2 लेमडा बाई ए पे फिर डार्क मिलेगा, तो बीच में जो है 3/2 लेमडा बाई ए पे ब्राइट मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा जिसको कहते हैं आप। ये ध्यान रखेंगे तो कभी भी किसी के बीच आप बता पाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड लाइट, ये वाला जो मिनिमम है अगर रेड के लिए, तो आप देख रहे हैं रेड के लिए लेमडा बाई ए, ये मैक्सिमा है किसी दूसरे का, तो मैक्सिमा है तो 3 लेमडा बाई है। तो ये देखिए, मतलब रेड लेमडा रेड जो है बाई ए, जहां पे ये मिनिमा मिल रहा है, ये मैक्सिमा है किसी और का, तो लेमडा डैश वो कोई और है। हो गया काम खत्म, ठीक है ना। सो लेमडा डैश इज 2 इंटू लेमडा रेड 660 नैनोमीटर। यहाँ पे एंगस्ट्रम में दे रहा है ऑप्शन में, तो अभी क्या हम इसको एक और 0 बढ़ा दे और एंगस्ट्रम कर दे, ठीक है ना। और नीचे में 3 गुना 6, तो 2 गुना 2200 मतलब 4400 एंगस्ट्रम। डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, यहाँ डायरेक्शन का मतलब है कि उसका एंगुलर विड्थ पूछने जा रहा है आपसे। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फिर जो मैक्सिमा मिल रहा है जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम होने जा रही है, अगले की उससे भी कम होने जा रही है। डिफ्रैक्शन में ऐसा होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न में बराबर मिलेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो इंटेंसिटी जो आगे का कम कम होता जा रहा है, ठीक है ना, तो उन सब को सेकेंडरी मैक्सिमा नाम देंगे, मिनिमा को सेकेंडरी मिनिमा नाम देंगे, व्हाटएवर। लेकिन जो बीच वाला है जो 0 पे बन रहा है, उसकी एक तो चौड़ाई भी डबल होगी बाकी सबसे, दोनों तरफ वाले से, और उसकी इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही होगा, उसके मुकाबले सब एकदम न के बराबर होगा, बहुत कम होगा, ये डिफ्रैक्शन में हो रहा होगा। एनीवेज, तो पूछ रहा है कि पहला सेकेंडरी मैक्सिमा किस एंगल पे मिला। तो अभी पिछले ही में हम लोग देखे हैं कि पहला जो सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा ये 3/2 लेमडा बाई ए पे होगा, ठीक है ना। तो 3/2 लेमडा बाई ए है, ये क्या है तो कहिएगा ये थीटा है, ये कहिएगा थीटा है, ठीक है। फिर पूछेगा आए थीटा छोटा है तब ना आप ऐसे लिखे हैं थीटा है, सही से बताइए ये क्या थीटा है। अगर थीटा छोटा नहीं है तो कहिएगा ये साइन थीटा है, साइन थीटा है, ठीक है ना। ए को इधर लाइए तब आप कहेंगे ए साइन थीटा 3/2 लेमडा, 3/2 लेमडा। तो ए साइन थीटा 3/2 लेमडा जहां पे होगा वहां पे फिर मैक्सिमम मिलेगा, पहला सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये ए बाई ए साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बता रहे हैं कि ये ए साइन थीटा बराबर 3 लेमडा बाई 2 है, ठीक है बाबा।
लेकिन ये नहीं कह दीजिएगा कि पहला मैक्सिमा जहां मिलेगा वहां पाथ डिफरेंस 3 लेमडा बाई 2 होगा। ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये 1.5 लेमडा हो रहा है, लेमडा के फ्रैक्शन में है। तो फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस अगर इस तरह से होगा तो ये मिनिमम मिल रहा होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप जानते हैं डिफ्रैक्शन में कुछ और कहानी आ जाता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज पासिंग थ्रू द स्लिट। तो कुछ रेज उसी में से अगले वाले को काट देता है, फिर अगले वाले को काट देता है। मतलब ये जो इस एपर्चर है ये कई पार्ट में बिहेव कर रहा होता है, इसलिए कहानी में थोड़ा बदलाव हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दो रे मिलेंगे इतना पे आ दे देंगे मैक्सिमा, नहीं। अगर इतने पाथ डिफरेंस पे मिलेंगे दो रे कभी भी, तो ध्यान रखिएगा वो मिनिमा देंगे। लेकिन ए साइन थीटा बराबर इतना पर जो हो रहा है, तो ये पाथ डिफरेंस भले आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, ये ए साइन थीटा भले आपको फ्रैक्शन वाला मिल रहा है, लेकिन ये पाथ डिफरेंस में जो है ये 2 लेमडा पाई वाला मिल रहा होता है। 0 पे मिला था सेंट्रल मैक्सिमा, तो अगला कितना पे मिलेगा 2 पाई पे। तो ध्यान रखिएगा पाथ डिफरेंस पूछता है यहाँ पे स्लिट के दोनों तरफ के रे वाले में, तो वो 2 पाई आ रहा होता, 2 पाई आ रहा होता, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में भी आपसे ये नहीं कहा है कि पाथ डिफरेंस कितना है, वो बोलेगा तो मैटर फंस जाएगा, यहाँ पे फंस जाएगा। उन्होंने बस कहा भाई बताओ ए साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो भाई इतना होता है खूबसूरत बात ये। वी कैनॉट गेट डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम ए वाइड स्लिट। हाँ भाई स्लिट को छोटा रखना होगा ताकि लाइट के वेवलेंथ से कुछ कंपेयर कर सके आप जी, तो नहीं मिलेगा अगर आप वाइड स्लिट ले लेंगे तो। सही बात है। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑल द ब्राइट बैंड्स आर नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी। बात सही है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो ब्राइट है, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि इंटेंसिटी अचानक बहुत कम हो जाता है, सेम इंटेंसिटी नहीं होगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ लिया जाए ठीक से। ऑल द ब्राइट बैंड्स आर नॉट ऑफ सेम, करेक्ट। वी कैनॉट गेट डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम ए वाइड स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय मोनो। हाँ भाई आप मोनोक्रोमेटिक लाइट रखिए, व्हाइट लाइट रखिए, व्हाटएवर जो भी रखिए, डिफ्रैक्शन तो होता अगर स्लिट कंपेरेबल होता तब। बहुत बढ़िया, तो दोनों करेक्ट है। देखिए ये कुछ फेज डिफरेंस की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नैरो स्लिट है, बहुत बढ़िया, डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, ठीक है ना। At the first maximum of the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the edges of the slit, ये अभी हम बात किए हैं, वही वाला क्वेश्चन आ गया कि पहले 0 पे मिलेगा और अगला 2 पाई। फेज डिफरेंस की बात करेगा भाई तो प्रॉपर 2 पाई वाला फेज डिफरेंस है। The angle of polarization for any medium is 60. Critical angle for this age. Critical angle for this age. तो ध्यान रखिए, पहले तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन कह दे 60 डिग्री। तो ये ब्रिस्टर्स लॉ से हमने पढ़ा है कि ब्रिस्टर्स लॉ कहाँ आता है, तो कहिएगा पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जिसमें कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, अगर इनके बीच 90 डिग्री एंगल है तब ये tan I इज इक्वल टू म्यू हो जाता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का म्यू है, तो ठीक, इसको कहते हैं ब्रिस्टर्स लॉ। क्लियर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जैसे ही इसने दे दिया 60 डिग्री तो तुरंत आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। tan 60 इज √3/1 यानी कि √3। तो हमें पता चल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। ओके ओके ओके। अब ये एक बात और कह रहा है, क्रिटिकल एंगल बताइए। एक एंगल देके दूसरा एंगल बता रहा है, तो मतलब एक एंगल से आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, और जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल C इज 1/μ। ये क्रिटिकल एंगल किसके लिए है कि अगर आप इसको, ये जो रिफ्रैक्ट कर रहा है ना, ये जो रिफ्रैक्ट कर रहा है ना, अगर आप इंसिडेंट रे को I अगर बढ़ाते जाएंगे इंसिडेंट एंगल, तो एक समय आएगा कि ये पूरा के पूरा इसी सरफेस के थ्रू भाग जाएगा, और उससे कम करेंगे
तो निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा वो रेयरर से डेंसर पे आते समय ऐसा नहीं होगा, ठीक। ये डेंसर है ना, तो अगर पूरा के पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराते हैं तो उसके लिए ये जो डेंसर है ना, ये डेंसर है, अब इससे बाहर लाइट आ रहा होगा। वो आप जानते हैं कि जो लाइट आया अब बाहर रेयरर है तो ये इधर भाग जाएगा, नॉर्मल से उधर भाग जाएगा। तो अब इसके लिए इस सरफेस पे ये डेंसर मीडियम है, इसके लिए जो एक ऐसा इंसिडेंट जिससे कि ये उस एंगल पे ये चिपक के भाग जाएगा, और उससे ज़्यादा करेंगे तो इस डेंसर मीडियम के अंदर ही लौट जाएगा, जिसको आप कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये TIR के लिए है। ध्यान रखिएगा, ब्रूस्टर्स वाला मामला तब आएगा जब आप रेयरर से डेंसर में जा रहे थे, ठीक है ना, और जब डेंसर से रेयरर में वापस चले जाएंगे तो TIR का मामला बन सकता है। तो साइन 1/μ, ठीक है ना। ओके, तो आगे हो गया, काम खत्म, फिजिक्स खत्म। साइन C बराबर 1/√3, इसलिए C बराबर साइन इनवर्स 1/√3, साइन इनवर्स 1/√3। और एक बार फिर से इंसिडेंस एंगल 60 दे रहा है, देन द रिफ्लेक्टेड राइट इज कंप्लीटली पोलराइज। कंप्लीटली पोलराइज कहते ही ये ब्रूस्टर्स लॉ की बात कर दिया। द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल, कुछ नहीं, अंदर का अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए तो हम अंदर का वेलोसिटी बता सकते हैं C/μ। और ये अंदर का वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, तो दे रहा है ब्रूस्टर्स वाला लॉ। तो आप कहेंगे एक बार फिर से, अभी भी निकाले थे, tan 60 = μ, इसलिए μ बराबर √3 आते ही आप कहेंगे therefore उसके अंदर का वेलोसिटी C/√3, C है कितना, तो 3 × 10⁸ बटे √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कट जाएगा √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Colored spectrum is seen when we look through a muslin cloth, ऐसा कपड़ा जिसमें क्लियर कट जो धागा सब है वो इक्वली प्लेस्ड है अगर, और इससे हम लाइट मारे अगर, तो ये स्लिट की तरह बिहेव कर सकता है और क्या करता है, तो स्लिट के थ्रू अगर गुजर रही है चीजें तो हमें डिफ्रैक्शन मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है, दिख रहा है, वैसा क्लोज धागा सब है, क्लोज ऐसे धागा सब है, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं, कपड़े का एक प्रकार है मुस्लिन क्लॉथ, वेस्ट बंगाल का, हिस्टोरिकली रिलेटेड है वेस्ट बंगाल से। तो कलर स्पेक्ट्रम मिल सकता है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम मिल सकता है, हाँ कहे नहीं। The colored spectrum is due to diffraction of white light on passing through fine slits made by fine threads in the muslin। बिल्कुल कारण भी वही है, ये इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। When unpolarized light beam is incident from air onto glass, दे रखा है प्रेजेंटेशन में, at the polarizing angle, polarizing angle जब हो रहा होगा तो उस समय जो ये ग्लास है, ये ग्लास है, तो ये अगर आई होगा तो ये भी आई होगा, ये आर होगा, इनको होना होगा 90। तो हमें दिख रहा है इस समय कि I + R एक तो 90 होगा पोलराइजिंग एंगल पे, और ब्रूस्टर्स लॉ कहता है tan I = μ होगा। ये दो बातें हैं, ध्यान रखें, काफ़ी है। एनीवेज, जब ये कंडीशन पूरा हो जाएगा तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, और जो रिफ्रैक्टेड है ये पार्शियली पोलराइज्ड होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड है वो 100%, हाँ जी, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स आर पार्शियल, नहीं, दोनों पार्शियली नहीं होता, एक पार्शियली होता है। द रीजन फॉर ऑप्शन ए, पहला ए, अच्छा, इज दैट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। नहीं, वो कारण नहीं है,
कि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो, ये तो डिपेंड करेगा कि नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, ठीक है ना, मटेरियल का। वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, कितना वो अंदर जाने दे रहा है, कितना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये तो उसके डेंसिटी पे, उसकी रेडियो ओपेसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। इंसिडेंट ग्लास सरफेस एट पोलराइजिंग एंगल 57.5 दे दिया, ठीक है ना। देन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टिव रे इज, ठीक है। अब ये भी बात हो रही थी कि जब ब्रूस्टर्स लॉ की बात हो रही हो तब किन किन एंगल का ध्यान रखना है आपको। तो हमने कहा आपको कि ध्यान रखिएगा कि आई और आर जो कि 90 हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 है, तो यहां जब 90 हो गया तो आई और आर को भी जोड़ के 90 होना होगा। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, अभी जो आपने देखा उसमें कह रहा है इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड के बीच एंगल बताइए। तो जब इसको दे रहा है वो 57.5, तो ये भी हो जाएगा 57.5, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। आई आई ही हो जाएगा इधर भी, जो इंसिडेंट वही रिफ्लेक्टेड, तो 57.5 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 32.5 ये हो जाएगा। अब जो पूछेगा हम बना देंगे। वो कह रहा है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच बताइए, तो कुछ नहीं, ये 90 इन प्लस 2i, तो इस क्वेश्चन में 90 प्लस 2i हो रहा है, ठीक है ना। तो 90 प्लस 2 इंटू 57.5 ये हो जाएगा 115, तो 90 प्लस 115 205 डिग्री। क्लियर क्लियर, ओके। डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट, द वेवलेंथ ऑफ वेव मस्ट बी कंपेरेबल टू द, हाँ भाई ये तो शर्त है, स्लिट का साइज कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ से। डिफ्रैक्शन इज वेरी कॉमन इन साउंड वेव्स बट नॉट सो कॉमन इन लाइट वेव्स, यस। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो ज़्यादातर चीज़ है उसका साइज जो है ना, उसका वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ से काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। इसलिए अगर उसका डिफ्रैक्शन हमको देखना है जो कुछ सही से दिखे, उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, बाल को लिए थे, तो बाल की जो मोटाई है ना वो कंपेरेबल है लाइट के वेवलेंथ से। लेकिन आम जिंदगी में जितनी चीज़ें मिल रही है, ये पेन, नोटबुक, पेपर, चेयर, दरवाज़ा, खिड़की, ये सब का जो साइज है ये काफ़ी बड़ा है वेवलेंथ ऑफ लाइट के ही मुकाबले, इसलिए डिफ्रैक्शन नहीं मिल रहा होता इस पर। लेकिन साउंड वेव्स जो है, जो कि एक मैकेनिकल वेव्स है जिसमें बातें कर रहे होते हैं हम लोग, उनका वेवलेंथ का साइज यही होता है, कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक आमतौर पे, और तो इन सब का साइज उससे कंपेरेबल होता है। इसी वजह से कोई टॉर्च मारेगा ना अगर उधर से, तो इस कमरे में घूम के वो लाइट नहीं आएगा। टॉर्च मारेगा अगर बाहर वो किसी दीवार पे, ठीक है ना, दरवाजे पे मारेगा तब कुछ अंदर आएगा, लेकिन वो कहीं और लाइट मार रहा है तो वो इधर घूम के नहीं आएगा। लेकिन वही अगर किसी ने बोला है तो वो घूम घाम के पहुंच जाएगा डिफ्रैक्शन होके। तो साउंड का डिफ्रैक्शन जम के हो रहा होता है, कोई कहीं बोलता है इधर से उधर घूम के पहुंच जाता है आसानी से। डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग, आप जानते हैं, बेंडिंग होगा, घूम जाना होगा। वेरी कॉमन इन साउंड वेव्स, यस। डिफ्रैक्शन इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रो, नहीं भैया, ये तो किसी भी वेव का कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, हमेशा फाइनल टिक मार्क करने से पहले जरूर एग्जाम में देखा कीजिएगा, पता चला इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, उलट के आ गए। करेक्ट, तो 1 और 2। चलिए, बीम ऑफ नेचुरल फॉल्स ऑन सिस्टम ऑफ 6 पोलर वाइड है, ओके। सबको सक्सेशन में, एक के आगे दूसरा के आगे तीसरा ऐसे रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। सबके बीच एंगल 30 डिग्री है, पिछले वाले से अगला वाला 30 डिग्री टर्न है, पास एक्सिस उनका, ठीक है ना। द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी दैट पासेस थ्रू द सिस्टम विल बी, तो देखिए आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कि अगर पहला वाला जो पोलराइड होगा, अगर इस पे हम I0 दिए तो ये इसको I0/2 कर देगा, ठीक है ना। इसके आगे अब क्या मिलने जा रहा है, तो कहिएगा कि ये I0/2 जो था इसके पहले cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वाला कहेगा जो मेरे पहले था, ये है ना, ये मेरे पहले, तो उस पे cos स्क्वायर थीटा एक और लग जाएगा, ठीक,
क्योंकि इसके लिए ये इंसिडेंट है, फिर उसके लिए वो इंसिडेंट है। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा कितनी बार लगने जा रहा है, तो कहिएगा 1 2 3 4, ठीक है ना, ठीक, और 5, इसके बाहर का पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है, तो 5 यहां पे जो मिलेगा 5 बार कॉस स्क्वायर थीटा लगने जा रहा है। मतलब जो फाइनल यहां पे इंटेंसिटी मिलेगा आई डैश, ये होगा ठीक, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 5, ध्यान रखिएगा, आई नॉट बाई 2, खाली आई नॉट बोल रहे हैं, बोला गया हमसे, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा आया है 5 बार, ठीक हो गया जी, फिजिक्स खत्म, सॉल्व कीजिए। आई नॉट बाई 2 कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 हो जाएगा क्या कहते हैं √3/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे और तब इसका पावर 5 कर देंगे, तो आई नॉट बाई 2 3/4 पे पावर 5, सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, आई नॉट बाई 2 को इधर 3 9 9 27 81 इंटू 3 रह जाएगा, 8 3 24 243, और नीचे 4 16 64, ठीक है ना, एक तरफ 64 रखते हैं तो बच गया 16 और ठीक। अब शॉर्टकट में जल्दी कीजिए क्योंकि दूर दूर तक ऑप्शन दिया हुआ है, चिंता की बात नहीं है। तो 4 से कट कीजिए तो इसको 4 चौके 16, 4 छक 24, ऑलमोस्ट 60 टाइम्स आ रहा है, तो 60 टाइम्स आ रहा है, तब फिर इसको काट कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 से ये 64 तक इसको भी ऑलमोस्ट 4 बार कट करेंगे, तो ऑलमोस्ट आई नॉट बाई 8 आ रहा है, आई नॉट बाई 8 आ रहा है, तो 1/8 बच जा रहा है। तो अब परसेंटेज में तो टाइम नहीं लगेगा आपको निकालने में, तो इसलिए परसेंटेज जो मिलेगा वो आप कहेंगे जो आई डैश है डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई डैश आई नॉट बाई 8 डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू 100 इज 100/8, लगभग 12.5% क्लियर। Visible region of a spectrum of the rotation of the plane of polarization is given by theta is equal to x plus y by lambda square. The optical rotation produced by a particular material is found to be 30% per mm, ठीक है ना, at lambda बराबर इतना and 50 डिग्री 30% 30 डिग्री पर mm, जब इतना लेमडा ले रहे हैं तो, और वही 50 डिग्री हो जा रहा है अगर लेमडा चेंज कर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ। पहले इसके फिजिक्स पे आने से पहले थोड़ा केमिस्ट्री की समझ लीजिए कि ये बात कर रहा है ऑप्टिकल रोटेशन का बाय सम मटेरियल। आप जानते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, तो वो क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जिस प्लेन में कर रहा था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब हम देते हैं तो जब उस मटेरियल से गुजरता है तो इसको वो घुमा देता है। अगर लेफ्ट की तरफ घुमाएगा तो लिवो रोटेटरी, और राइट की तरफ घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल और डी आइसोमर आप कहते हैं उनको, ठीक है ना। तो मटेरियल कितना से घुमाएगा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा लाइट आप दे रहे हैं, ठीक है ना। वेवलेंथ चेंज हो जाने से रोटेशन का डिग्री चेंज हो सकता है, जो कि होता है, ठीक है ना। आमतौर पे ये कैलकुलेट करने के लिए आपको नहीं कहा जाता है, केमिस्ट्री में तो इससे मतलब नहीं रहता है आपको, लेकिन फिजिक्स में अगर दे दे कि ऐसा हो रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। हाँ, रोटेशन वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम आपसे पूछे कि मीडियम पे डिपेंड करता है कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि नहीं,
तो आप कहेंगे आमतौर पे ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हम कहेंगे कि हाँ जो दिया हुआ है वो सबके लिए ले लेंगे, चाहे वो ब्लू कलर हो, व्हाइट हो, जो भी हो, सबके लिए हम ले लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पूछा जाएगा नहीं बताइए क्या नहीं करता है क्या डिपेंड, तो कहिएगा करता है डिपेंड। तो जैसे यहाँ रोटेशन डिपेंड करता है कुछ इस तरह से x प्लस वाई बाई लेमडा स्क्वायर, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा वो a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। सिमिलर दिख रहा होगा, ठीक है ना, इसको कॉची फार्मूला कहते हैं, कॉची फार्मूला, ठीक है ना। a प्लस बी बाई, ए और बी कांस्टेंट है, जैसे वहां एक्स और वाई कांस्टेंट है, तो दोनों रिलेटेड चीज है कि लाइट जब मीडियम में घुस रहा है तो ना सिर्फ उसका बेंड होना यानी रिफ्रैक्शन डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे, बल्कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशन कितना होगा वो भी वैसे ही डिपेंड कर रहा है उसके वेवलेंथ पे। सिमिलर रिलेशन है, ठीक है ना। जब ये बात आपको समझ में आ गई तो हो गया, फिजिक्स में कुछ कहना चाह रहे थे वो कह दिए, बाकी अब वैल्यू डाल के देख लीजिए क्या करना है। ये कुछ कैलकुलेशन हम आपके ऊपर छोड़ देंगे, कर लीजिएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक। चलिए, तो पहले वाला में कह रहा है कि 30 डिग्री रोटेट हो जा रहा है, अगर x प्लस वाई बाई 4000 का 5000 पहले ले रहा है, हाँ ठीक है, पाँच हजार का स्क्वायर कर रहे हैं तो ठीक है ना। और दूसरा में कह रहा है 50 डिग्री हो जा रहा है अगर 4000 का स्क्वायर ले रहे हैं, वेवलेंथ इतना ले रहे हैं तब, ठीक है ना, दिख रहा होगा। ये दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए तो 20, x गायब हो गया ना जी, ठीक, y 1/4000 स्क्वायर माइनस 1/5000 का स्क्वायर, ठीक है ना। हजार बाहर ले लीजिए, कुछ नहीं, ये 20 हजार स्क्वायर बाहर ले लेंगे, जो कि इधर आके 1000 स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, अरे 10⁻6 हो जाएगा, और इधर में y, लो मैं तो बना ही रहा हूं, मैंने सोचा था कि आपसे बनवाऊं, 4 5, ठीक है ना, तो 4 चौके 16 और 5 25 और 16 में से 25 गया 9, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। इस y के वैल्यू को किसी में भी डाल देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए, हाँ उतना तो आप करेंगे, यहाँ से y निकल चुका है और आसानी से सब कट जाता है, इसमें बहुत कुछ लफड़ा नहीं आएगा क्योंकि रेशियो जैसा है वैसा दे दिया है, रेशियो में रहेगा, काम खत्म। When tiny circular obstacle is placed, अरे कुछ नहीं सिलीट है रे बाबा, टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल अंग्रेजियों में कभी कभी परेशान करता है आपको, is placed in the path of light from some distance, a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle। हाँ बाबा बिल्कुल, अरे सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा है, हाँ बिल्कुल ये बात कर रहा है सेंट्रल मैक्सिमा का, लगभग सारा इंटेंसिटी वही मिल रहा होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे जो भी रे आएंगे सब जीरो फेज डिफरेंस में मिलेंगे, और जीरो फेज डिफरेंस में मिलेंगे मतलब सब इन फेज मिलेंगे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये लिख रहा है डिस्ट्रक्टिव, हो गया गलत। दो निकोल प्रिज्म लिए हैं, जिसको निकोल्स प्यार से कह दिया इसने, ध्यान रखिएगा, निकोल प्रिज्म्स की बात कर रहा है। एक बार फिर से उनका प्रिंसिपल प्लेन जो है उनके बीच का एंगल 30 डिग्री दे दिया, बहुत बढ़िया। द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट व्हिच पासेस थ्रू द सिस्टम इज, ठीक। तो जब 6 का बना ली है तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। आप कहेंगे पहले से अगर 2I0 ले ले तो ये आधा हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 दिया है, थीटा का एंगल दिया, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए, तो I0 यहाँ जो फाइनल है I डैश वो कितना मिल रहा है, I0 cos स्क्वायर थीटा, I0 cos 30, तो cos 30 हो गया √3/2, एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आया, ठीक है ना। परसेंटेज जो बाहर होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे I बाई इनिशियल कितना है था 2I0 इंटू 100, तो I0 आया है, ये I डैश जो फाइनल आया है वो I0 3/4, अब पहले से 2I0 था इंटू 100 I0 से I0 काट दीजिए,
3/8 इंटू 100, 4 दूना 8, 25, 75/2, 37.5%। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस लॉ को क्या कहते हैं? बनाते बनाते भूल नहीं ना जा रहे हैं जी? मालूस लॉ। रेडियो वेव्स कैन बी पोलराइज। हाँ बाबा, जो भी ट्रांसवर्स वेव्स है सबको पोलराइज किया जा सकता है। और रेडियो वेव इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which is a transverse wave, so that's why it can be polarized. Yes, sound waves in air are longitudinal in nature. बात सही है, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये बात मशहूर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, साउंड वेव्स कभी कभी अपने रास्ते में दूसरा फॉर्म ले सकता है। ठीक, एयर में साउंड वेव्स कैसा है तो कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल है, एयर को प्रेस कर रहा है, कंप्रेस, रियरफैक्शन, कंप्रेशन चल रहा है आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन वही जरा देखिए एक एग्जाम्पल कि ये लोहे का पटरी है, यहां पे जोरदार हथौड़ा मारा गया और बहुत दूर, कई 100 मीटर दूर, यहां पे जो है आप कान सटा दिए यहां पे आके। ठीक, तो आप के पास आवाज जो पहुंचा, एक तो हथौड़ी का आवाज एयर से भी जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल होगा, कोई दिक्कत नहीं। एयर को कंप्रेस किया, रियरफैक्ट किया, बात खत्म। लेकिन जब इस पटरी को मारा तो इसको झकझोर दिया, इसको वाइब्रेट करा दिया। कैसे? तो जा रहा था साउंड वेव, सीधा रहा, इसको करा दिया ऐसे मार के हथौड़ी। तो ये तो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स है। आप कहेंगे इतना जोरदार का एम्पलीट्यूड हुआ, नहीं थोड़ा ही सा होगा, मैंने दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखा दिया। जो भी होगा ट्रांसवर्स होगा। जा रहा है साउंड वेव इधर, ठीक है ना, और ये लोहे का कंपन हो रहा है उसके ट्रांसवर्स। तो अंदर से जो ये गया है, ये ट्रांसवर्स नेचर हो गया है इतने देर के लिए। ठीक, और फिर यहां से एयर में आया है और एयर से इसके कान में घुसा है, तो एयर में आते ही फिर लॉन्गिट्यूडनल हो गया है। वहां के एयर को कंप्रेस कर दिया और एयर घुस गया कान में। कान में जाने के बाद जो है अंदर में जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर फिर लिक्विड होंगे, लिक्विड फिर जाके नर्व से मिलेगा। ठीक है ना, तो उस लिक्विड में फिर जाके ये, मतलब एयर में तो लॉन्गिट्यूडनल था, ये लिक्विड को ही प्रेस कर देगा, तो लिक्विड में भी लॉन्गिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो जो फ्लो कर सकती है चीजें, उसमें ट्रांसवर्स वेव नहीं पैदा होती है, केवल उनके सरफेस पे हो सकता है, जैसे कि पानी के सरफेस पे। लेकिन अंदर में, पानी में और गैस में, सब में केवल क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। एनीवेज, ये बात अलग से मैंने ऐसे कर दिया। साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, एयर में तो लॉन्गिट्यूडनल होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, यानी कि साउंड को आप पोलराइज नहीं कर सकते हैं। एनीवेज, ये पूछ रहा था कि दोनों में सच झूठ बताइए। द रिफ्लेक्टेड रे इज फाउंड टू बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। हाँ ठीक है बाबा, ब्रूस्टर्स लॉ की बात कर दी एक बार फिर से। सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन द वाटर सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 53 डिग्री एंड 45 डिग्री। पहले ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ये क्या बात हुई जी? किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर ही ये काम हो रहा होगा, दो एंगल पे काम नहीं होगा। tan I बराबर क्या कहते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो मटेरियल है अगर पानी पे मार रहा है तो पानी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है बाबा, जब तक कि हमें कुछ अलग से बोला ना जाए। तो इंसिडेंट एंगल फिक्स होगा, क्योंकि tan I फिक्स हो जाएगा। फिर जब tan I फिक्स तो I फिक्स, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कि आप दो एंगल बोले। एनीवेज, नाउ चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द, चलिए पेयर देख लिया जाए। हो सकता है कि वो ऑप्शन हमको हमारे चुनने के लायक हो। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज 53 डिग्री। नहीं, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए, आज ही पढ़ाए हैं। तो 53 और 45 को जोड़ के 90 आएगा जी? नहीं आएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज 53 डिग्री 4/3। करेक्ट हो जाएगा ये, देखिएगा जरा। tan 53 डिग्री वाटर का 4/3 होता है। आप जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते तो एक आइडिया तो है, ये 1.35 1.33 ऐसे कुछ होता है, व्हाटएवर,
कुछ आइडिया तो रहता ही आपको। एनीवेज tan 53 डिग्री क्या होता है, तो ये तो फेमस है, फेमस ट्राइंगल है क्या, 3 4 5, 4 के सामने 53 डिग्री, तो 3 के सामने 37 डिग्री, तो tan 53 4/3। दो वेव है, कोहेरेंट सोर्स है, मीट एट अ पॉइंट इन अ फेज डिफरेंस ऑफ 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोथ द वेव्स हैव सम इंटेंसिटीज, कुछ अपना है, ठीक है बाबा। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, ठीक है ना। यहाँ पे सेम लिखता तो ज्यादा अच्छा होता, सम लिख दिया है तो अलग अलग भी तो हो सकता है भाई। देखते हैं 60 डिग्री पे क्या होगा इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात कर रहा है। तो सबसे हमको तो पता है कि पहले 0 डिग्री पे मैक्सिमा मिलेगा, और मैक्सिमा कितना होता है 4i। दोनों का अपना अपना इंटेंसिटी अगर i था तो ये 4i0 मिल रहा होगा, बहुत बढ़िया। 0 पे फिर 360 डिग्री पे भी उतना ही होगा, हाँ होगा, ठीक है बाबा। अब ये 90 60 और इसकी बात कर रहा है, तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि एम्पलीट्यूड को जोड़िए, एम्पलीट्यूड को जोड़िए, ना कि इंटेंसिटी को जोड़िए, और तब स्क्वायर करके देखिए कि मैक्सिमा कितना, मिनिमा कितना। तो देखिएगा जरा, चूंकि ऑप्शन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बिकम 4 टाइम्स, 2 टाइम्स कुछ इस तरह का दे रखा है, तो इसका सीधा मतलब है कि ये कहने के लिए कह रहा है कि जो दोनों वेव शुरुआती आए हैं उनका सेम लेना है। ये सेम यहाँ लिखना चाहिए था, सब नहीं, ठीक है ना। पहले से सेम है मतलब उनका एम्पलीट्यूड अगर हम I0 ले तो ये भी I0 है, क्या कहते हैं, इंटेंसिटी I0 है तो ये भी I0 है, तो एम्पलीट्यूड अगर एक का A है तो दूसरे का भी A है। आपको पता है कि I0 प्रोपोर्शनल होगा A स्क्वायर के, बहुत बढ़िया। अब A को दोनों के एम्पलीट्यूड को जोड़ते जाइए, 0 पे जोड़ेंगे तो 2A का स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर, A स्क्वायर I0 था इसलिए 4I0, क्लियर। ये कब, जब फाई 0 है। तो उसी तरह से फाई, अब एक एक करके चलिए, 60 डिग्री पे दो सिमिलर वेक्टर को जोड़ते हैं, A और A को, ठीक है ना, तो वो हो जाता है A√3। आप चाहते तो निकाल लीजिए, A स्क्वायर प्लस 2AA cos फाई करके निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3A स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3I0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 60 डिग्री पे 3I0 करते चलेगा, 4 टाइम्स कहेगा, ये लीजिए 60 डिग्री पे 3 टाइम्स। अब बाकी आप बना लेंगे फटाफट, तब भी चलिए ठीक है। 90 डिग्री पे A√2 हो जाता है, A√2 हो जाता है, आप उसका स्क्वायर करेंगे, आप हमेशा एम्पलीट्यूड को जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो आप 2A स्क्वायर कह रहे हैं, मतलब 2I0 कह रहे हैं, ठीक है ना। और लास्ट में क्या कर रहा है 120 डिग्री पे। अब ये बात तो मशहूर है, दो वेक्टर को 120 डिग्री पे जोड़ते हैं तो A जोड़ के A ही रह जाता है, इसलिए A स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए I0 के I0 रह जाएगा, क्लियर है। तो 90 डिग्री पे 2I0, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बिकम 2 टाइम्स, ठीक है ना, और 120 पे सेम रह जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग एंगल पे इस तरह का मैचिंग एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। एनीवेज मैचिंग ऐसे कराइएगा कि सब उलझा हुआ ना दिखे, क्लियर दिखे कि आप किससे किसको मैच करा रहे हैं, ठीक। दो कोहेरेंट सोर्सेस है, ट्रांसमिट वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी I0, बहुत बढ़िया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3 इज ऑल्सो I0, ठीक है ना। अब देखिएगा, पहले इक्वल इंटेंसिटी है, उनको कब जोड़ा जाएगा तो I0 ही रह जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में देखें, उसको तुरंत हम लोग यूज करेंगे। अरे कितने पे जोड़ रहे थे, 120 डिग्री पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब फेज डिफरेंस 120 डिग्री पे आना चाहिए, ठीक। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो λ/3 होना चाहिए, ठीक है ना। क्या ये दे रहा है 3, हाँ सही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन इंटरफेरेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ 2 इंडिविजुअल इंटेंसिटी। देखिए कैसे अंग्रेजी में फंसा देगा अगर बढ़ा जाइएगा। एवरेज इंटेंसिटी तब लेंगे जब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा हो,
यहाँ तो हो रहा है तब ना, आई नॉट और आई नॉट मिल के आई नॉट ही रह गया, एवरेज होता तो 2 आई नॉट हो जाता, हर जगह 2 आई नॉट ही मिलता। यहाँ पे तो कहीं पे आई नॉट मिल गया, कहीं पे 2 आई नॉट, कहीं पे 4 आई नॉट मिलने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बात हो गया गलत। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आई मैक्स बाई आई मिन इज इनफाइनाइट। हाँ 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 हाँ, देखिए ये हमेशा नहीं होगा जी, ये तब होगा व्हेन A1 बराबर A2, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब इंटेंसिटी सेम है, अपना अपना इंटेंसिटी। तब क्या होगा, आप कहेंगे दोनों का बराबर ही होगा, तो मैक्सिमा जो होगा ये A प्लस A, दोनों का A हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और मिनिमा जो होगा वो ये A माइनस A का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो सीधे लड्डू हो जाएगा, ठीक है ना। तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 दिख रहा है ना, A प्लस A 2A हो जाएगा, तो आई नॉट था तो 4 आई नॉट, और नीचे में मिनिमा 0 है, तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इनफाइनाइट। ये केवल तब होगा, याद रखिए, केवल तब होगा जब दोनों का अपना एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड दोनों का अरे अपना ही ना होता है, सेम होगा, तो मतलब दोनों का अपना अपना इंटेंसिटी सेम होगा, ये केवल तब होगा। अब ये लाइन पूरा लिखा नहीं गया है, आगे देखते हैं। एनीवेज आप सीख गए जो सीखना है। इफ विड्थ ऑफ एनी वन ऑफ द स्लिट्स इज स्लाइटली इंक्रीज, हाँ विड्थ का चेंज करना मतलब एम्पलीट्यूड का चेंज करना, और जैसे एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे देखिएगा, तो जो मैक्सिमम मिल रहा था तो वो तो ठीक है, मैक्सिमा तो ठीक ठाक रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन नीचे में अब 0 नहीं आएगा, क्योंकि एक बड़ा वाला में से छोटा वाला से घटाएंगे तो कुछ आएगा, स्क्वायर करेंगे कुछ आएगा, तो ऊपर में समथिंग था तो नीचे में भी कुछ रहेगा, अब रेशियो कुछ आएगा, इनफाइनाइट तो नहीं होगा, देन द रेशियो विल डिक्रीज। हाँ इनफाइनाइट अब नहीं रहेगा, कुछ होगा मतलब अब घटेगा, इनफाइनाइट तो सबसे बड़ा हो गया था ना, अब उससे घटेगा, बात है बहुत सुंदर। तो इसमें अगर क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल हो जाता अगर ऊपर भी A1 A2 बराबर लिख देता, तो नहीं लिखा है तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये वही कहना चाह रहा है, क्योंकि दिए हुए केसेस में जब तक वो कुछ टोके नहीं, आपको दोनों को बराबर लेना है, दोनों स्लिट को, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना। तो इसमें कहेंगे कि दोनों सही है, ठीक। नीट 2016 में पूछा गया कि इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विथ 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेस, इंटेंसिटी उनका रेशियो दे रखा है n, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिए वही कि इंटेंसिटी है एक का n तो दूसरे का 1, रेशियो n है मतलब n/1 है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो √n हो जाएगा, और ये तो 1 ही हो जाएगा, रूट निकालेंगे तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A² होता है, हम लोग हमेशा ऐसे करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एम्पलीट्यूड को जोड़ा करते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, फॉर्मूला पे बिठाते रहते हैं आप लोग। मैक्स जो होगा आप जानते हैं A1² क्या कहते हैं, A1 प्लस A2 का स्क्वायर करते हैं तो मैक्स मिलता है माइनस A1 माइनस A2 का स्क्वायर करते हैं तो मिनिमम मिलता है। फिर नीचे मैक्सिमा प्लस मिनिमा, ऊपर में मैक्सिमा माइनस मिनिमा और नीचे में मैक्सिमा प्लस मिनिमा, तो ठीक है बाबा कोई दिक्कत नहीं, लिखिए A1 प्लस A2 का स्क्वायर, ऊपर में माइनस था नीचे में प्लस है, A2 का स्क्वायर है, ठीक जा रहे हैं, ओके। A1 जो है ये √n प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस √n माइनस 1 इसका स्क्वायर, ठीक, √n प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस √n माइनस 1 इसका स्क्वायर, कुछ नहीं A प्लस बी का होल स्क्वायर, उधर A माइनस बी का, फटाक लिखिए, सब कट कुट के आ जाएगा सब, ठीक है ना। आंसर इसका आ रहा है जो दिया हुआ है वो 2√n, ठीक। If the monochromatic source in Young's double slit, व्हाइट लाइट ले लिए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, सेंटर तो हमेशा ब्राइट रहेगा, वाइट रहेगा, सेंट्रल ब्राइट वाइट रहेगा, बहुत बढ़िया, और
दोनों तरफ कुछ कलर्स दिखने लगेंगे, क्योंकि सबका अपना मिनिमा का अलग लेंथ होगा, मैक्सिमा का अलग लेंथ होगा, हर कलर का लैम्डा पे डिपेंड करेगा। तो फ्यू कलर फ्रिंजेज होगा और फिर आगे जाकर ओवरलैप करने लगेगा किसी का मैक्सिमा किसी का मिनिमा के साथ, इसलिए धीरे धीरे सब ओवरलैप करने लगेगा, तो बाद में फिर व्हाइट हो जाएगा। एक बार फिर से YDSC में सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ्ड, डी को कर दिया d/2 कह रहा है, पहले डी था अब कर दिया d/2, और डिस्टेंस सोर्सेज एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज इज डबल। कुछ नहीं, कैपिटल डी पहले डी था, अब इसको 2D कर दिया, देन द फ्रिंज विथ बिकम्स, तो आप फ्रिंज विथ जानते हैं लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ध्यान रखिए ये कभी मिस नहीं कीजिएगा, कैपिटल बड़ा होता है उसको ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो पहले जो बीटा था ये लैम्डा डी बाई डी था, अब कह रहा है बीटा डैश, लाइट तो वही रहा, ठीक। कैपिटल डी को अब 2D करने के लिए कह रहा है, ठीक है कर दिया जी। छोटा वाला डी को d/2 करने के लिए कह रहा है, कर दिया जी, ठीक है ना। तो ये देखिए ये 2 पर जाएगा 4 हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, कुछ नहीं ये पहले वाला बीटा है तो 4 टाइम्स बीटा हो जाएगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर जब यूज किया गया, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे वाज फाउंड टू बी 0.2। आप जानते हैं YDSC में कि सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, इसके बाद ये लैम्डा बाई 2D पे मिनिमा मिलेगा और फिर मैक्सिमा लैम्डा बाई डी और आ जाएगा, मतलब 2 लैम्डा बाई डी, ठीक। बात मशहूर है ये कि लैम्डा बाई डी, ध्यान रखिए ये आधा मिनिमा ले लिए ना, तो ये पहला, ये सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये फर्स्ट, तो ये सेकंड, तो सेंटर के बाद फर्स्ट मिलेगा लैम्डा बाई डी पे, बहुत बढ़िया, सॉरी यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना। और उसका आधा किया यहाँ, बिल्कुल सही, तो आधा पे मिनिमा मिलेगा, ये फर्स्ट मिनिमा और ये फर्स्ट मैक्सिमा। हिस्सा लगाना है, कुछ नहीं, कैसे हिस्सा लगाते हैं तो YDSC में ध्यान रखिएगा, लैम्डा बाई डी 2 लैम्डा बाई डी 3 लैम्डा बाई डी कहिएगा, सब पे मैक्सिमा मिल रहा होगा और सबके बीच में क्या मिल रहा होगा, मिनिमा मिल रहा होगा। बीच करना आपको आता है, ठीक है ना। ये 1 है ये 0 है तो 1 और 0 के बीच में आधा हो जाएगा, ये 1 है ये 2 है तो बीच में 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप करते चलेंगे जब जिसका भी पूछेगा। ये कह रहा है फर्स्ट मिनिमा ये पहला ही वाला कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा बराबर कह रहा है लैम्डा बाई 2D लेने के लिए, ठीक। तो what will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is emergent? कुछ नहीं, वो फर्स्ट मिनिमा का ही फिर से पूछ रहा है, खाली सबको उठा के कहाँ ले गया, पानी में। तो पहले वाला में जो थीटा नॉट था, ये वेवलेंथ चेंज होता है पानी में, ये छोटा वाला डी और बड़ा वाला डी तो apparatus का चीज है, वो तो सेम रहेगा, लैम्डा चेंज होगा, इसलिए थीटा नॉट लैम्डा नॉट बाई 2D लिखे, तो थीटा डैश जो होगा ये लैम्डा डैश बाई 2D हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो आप कहेंगे पहले में 0.2 था, ठीक है, 2D तो कटने जा रहा है, 0.2 था, ये लैम्डा नॉट से देखिए तो ये वेवलेंथ चेंज किया नहीं है ना, किया नहीं है, तो ठीक है, उसका जो लीनियर डिस्टेंस है वो ले लीजिए, तब इसमें क्या करना है। ऐसे भी कैपिटल डी दे रहा है 1 मीटर अवे वाज फाउंड विथ इतना, तो कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डी आ जाएगा। तब ये एक मिनट, उसकी जरूरत पड़ेगी क्या, क्यों जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी, जब लैम्डा दे दिया है तो कैपिटल डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैपिटल डी लेते तो यहाँ से डी कैपिटल डी कट जाता, क्या फर्क पड़ता। तो लैम्डा नॉट जो है ये 400 नैनोमीटर है, और नया वाला जो थीटा है ये पूछ रहा है, तो ये इस बार
जो पहले था लेमडा डैश क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लेमडा डैश जो होगा ये लेमडा नॉट बाई म्यू हो जाएगा। इतना से घट जाता है, वेलोसिटी भी घटता है, सी बाई म्यू हो जाता है, तो ये भी घट जाता है, ठीक है ना। तो ये बाई म्यू हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे, 400 से 400 कट जाएगा, तो 0.2 डिवाइडेड बाई थीटा डैश इज इक्वल टू म्यू। इसलिए थीटा डैश इज 0.2 डिवाइडेड बाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 0.2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रहा है। तो इसलिए 3 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 4, 3 दूना 6 बटे 4, ठीक है ना। तो पॉइंट 4 1 4, 2 बचा 0.15। इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग्स आई नॉट, ठीक है। इस बार मैक्सिमा का आई नॉट दे दिया। अब चूंकि पहले से तो दे नहीं रहा है कि दोनों का अपना अपना इंटेंसिटी कितना है, तो हम मान के चलेंगे कि दोनों का इंटेंसिटी अपना अपना बराबर है। और अगर वो पहले से अगर आई है और आई है दोनों सोर्स का YDAC में, ठीक है ना, यहाँ से पे, तो यहाँ पे 4i मिल जाएगा मैक्सिमा में, ठीक है ना। और ये बराबर आई नॉट दे रहा है, ये हम पहले लिख देंगे, आगे जरूरत कहीं पड़े। दोनों स्लिट यानी कि छोटा वाला डी दे रहा है 5 लैम्डा, बहुत बढ़िया। What will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at a distance? बड़का डी दे रहा है कितना, 10 छोटा डी के बराबर है, ठीक है ना। और छोटा डी दे रहा है 5 लैम्डा, तो कुछ नहीं 50 लैम्डा के बराबर बड़का डी है, पता चल गया हमको। एनीवेज इनके बीच की दूरी 5 लैम्डा है, तो कह रहा है कि एक के सामने क्या इंटेंसिटी मिल रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, हिस्सा लगा देंगे। ये जब पूरा 5 लैम्डा है तो इधर बचेगा 2.5 लैम्डा, तो इधर भी हो जाएगा 2.5 लैम्डा। तो ये हमको मिल गया दूरी 2.5 लैम्डा। तो आप यहाँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जानते हैं कि ये जो दूरी है, ठीक है ना, ये जो दूरी है, तो हमें देखना है कि इसका फ्रिंज विड्थ का वो कै गुना है। फ्रिंज विड्थ के बराबर बराबर जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल वो मैक्सिमा होगा, और उसका 50% वाला जो मामला होगा वो मिनिमा होगा। क्लियर। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको फ्रिंज विड्थ निकालना होगा। लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा कैपिटल डी दे रहा है 50 लैम्डा और स्मॉल डी दे रहा है 5 लैम्डा, ठीक है ना। तो ये देखिए, पहले तो 1 लैम्डा काट दीजिए, 5 से ये 10, ठीक जा रहे हैं, तो 10 लैम्डा, ठीक है ना, 10 लैम्डा। क्लियर। कोई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है? हाँ नहीं है। ओके चलिए, तो अब 10 लैम्डा ऊपर जाएंगे तो वो मैक्सिमा मिलेगा, पहला मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद वो पहला मैक्सिमा मिलेगा, ठीक। 5 लैम्डा पे आएंगे तो ये पहला मिनिमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस 180 का हो जाएगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस 2 पाई का हो जाएगा, मतलब 360 डिग्री का हो जाएगा। अब 180 डिग्री के भी आधा है ये, मतलब 90 डिग्री पे क्या इंटेंसिटी मिलने जा रहा है। तो बेसिकली आई जो रिजल्टेंट होगा ये एट 90 डिग्री फेज डिफरेंस पूछने जा रहा है, ठीक है ना। तो आप दोनों के एम्पलीट्यूड को 90 डिग्री पे जोड़ेंगे और आप कहेंगे एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट होगा ये ए, जो रिजल्टेंट को अगर हम ए डैश कह दें या पूरा रिजल्टेंट ए मन होता तो लिख सकते थे, तो जो रिजल्टेंट होगा ये ए और ए को 90 डिग्री पे जोड़ते हैं दो वेक्टर को, तो ये a√2 हो जाता है, a√2 हो जाता है। तो वहाँ का जो इंटेंसिटी होगा ये इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, प्रोपोर्शनलिटी लेके चलिए ना, वो
ए रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, ए रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। और पहले जो आई था इनका अपना अपना ये अपने एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का था मामला, ठीक है ना। चलिए डिवाइड कर दिए, ए से ए काट दीजिए, तो आई डैश बाई जो अपना अकेला वाला था वो इज इक्वल टू, ये रूट टू का स्क्वायर कीजिए तो 2 आएगा और नीचे में 1 आएगा। ठीक जा रहा है? हाँ सही जा रहा है। तो जो आई डैश है ये 2i होगा, क्लियर? 2i होगा। आई क्या है? तो उसका अपना अपना वाला है, अपना अपना वाला है। तो ये अपना अपना वाला ना देके मैक्सिमा वाला दिए हुआ है, मतलब 4i नॉट, ये 4i दोनों का अपना अपना अगर i है तब 4i बराबर, देखिए लिख भी रहे हैं हम, इज इक्वल टू आई नॉट है तो कुछ नहीं, रिप्लेस कर दीजिए, i बराबर आई नॉट बाई 4 कर दीजिए। 2 पहले से है, आई नॉट बाई 4 कर दीजिए, तो 2 दूना 4, आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2। देखिए क्वेश्चन ये इजी था, लेकिन आपको खाली थोड़ा सा घुमा के क्या चेक कर लिया है, एक तो ये कि ये जो दे रहा है यहां पे आई नॉट, दोनों का मैक्सिमा, वो आई नॉट लिख दिया है। तो आपको पता है कि ये जो मैक्सिमम जो है ये अपना अपना का 4 गुना होता है। एक तो इसको यहाँ पे यूज करना था आपको, इसका जो अपना अपना इंटेंसिटी है उसका 4 गुना मैक्सिमम होता है। और दूसरा ये यूज किया है कि आपको पाथ डिफरेंस भुलाते नहीं ना है, ठीक, कि कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, कहाँ कहाँ मिनिमम मिल रहा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, एक बार जैसे ही आप फ्रिंज विथ जान गए तो हिसाब बखरा लगाते चले जाएंगे, इसके मल्टीपल वाला जो होगा सब मैक्सिमम मिलते जाएगा, और आधा, 1.5, 2.5 इस तरह का जो मिलता जाएगा 2.5, 3.5 वो मिनिमम मिलता जाएगा। ये चेक कर रहा था। तो इसमें फिजिक्स कुछ नया नहीं लाया है ये, लेकिन क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है कि वो एग्जाम हॉल में आपको कैसे क्लिक किया फटाक से चीजें, और आप सही सही बना के आ गए, तो हीरो हैं आप। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से 2015 का पूछा हुआ है। द 2 स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट, छोटा वाला डी दे दिया, स्क्रीन का भी दूरी दे दिया, लाइट का वेवलेंथ दे दिया। व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा, हाँ, ऑफ डबल स्लिट, हाँ, विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। तो इस क्वेश्चन में कंबाइन कर रहा है वो डिफ्रैक्शन और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंटरफेरेंस दोनों को। तो ये कह रहा है कि 2 स्लिट है, तो ये स्लिट अगर ये सिंगल स्लिट लेंगे तो इसके सामने इनका अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, और वो डिफ्रैक्शन पैटर्न आप जानते हैं क्या है कि इनका मैक्सिमा अपना कुछ मिलेगा ऐसा, ठीक है। वो हमको भी पता है कि अगर इसका साइज ए है तो ये इधर भी लेमडा बाई ए, तो इधर भी लेमडा बाई ए तक मिलेगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक 2 लेमडा बाई ए मामला होगा। ये कह रहा है कि ये जो इसका सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा एक स्लिट का, ठीक है ना, तो किस प्रकार से इसको अरेंज किया जाए, दोनों स्लिट के बीच की दूरी अगर छोटा वाला डी है तो, और कैपिटल डी आप जानते हैं स्क्रीन की दूरी है, कि इसके अंदर ये इंटरफेरेंस फ्रिंज का मैक्सिमा मिले कितना, देखिए तो ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा, 10 मैक्सिमा मिल जाए, मतलब 10 फ्रिंज विथ इसके अंदर आ जाए। तो फ्रिंज विथ का एंगुलर फ्रिंज विथ डबल स्लिट में आप क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं कि लेमडा बाई डी होता है, लेमडा बाई डी होता है। कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कर ऐसा 10 घोंट जाए इसके अंदर तो जल्दी काम खत्म कीजिए, हो गया काम खत्म। ये सेंट्रल मैक्सिमा का होता है 2 लेमडा बाई ए, दिख रहा है ना, लेमडा बाई ए इधर भी, लेमडा बाई ए इधर भी सेंट्रल से, ठीक। तो आप कहेंगे नाउ ये जो 2 लेमडा बाई ए है ये इसके 10 गुना होना चाहिए, 10 लेमडा बाई छोटा डी, काम खत्म, लेमडा से लेमडा काटिए। अब
एक दे के दूसरा पूछ रहा होगा, ए और डी बच गया। क्या पूछ रहा है? 10 व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट। ए पूछ रहा है और छोटा वाला डी 1 mm दे रखा है। बन गया। तो आइए, ये 2 से ये 5 हो जाएगा, तो ए बराबर छोटा वाला डी बटे 5। ठीक जा रहा है? कुछ कर देख लीजिए। छोटा वाला डी 10 टू दी पावर -3 mm में ही दे रहा है, तो चलिए mm में ही रहने देते हैं। ये 1 mm दे रहा है, डिवाइडेड बाई 5 मतलब 0.02 mm आंसर। ब्रिस्टर्स एंगल जो होता है वो कितना से कितना होना चाहिए? एक तो पहले वो फिक्स होगा किसी दिए हुए पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए, पेयर ऑफ मीडियम के लिए। एक सरफेस 2 मीडियम को डिवाइड करता है, तो 2 मीडियम का जो पेयर है उसमें फिक्स होगा, क्योंकि उन दोनों का आपस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फिक्स होगा, इसलिए एंगल फिक्स होगा। अच्छा, तो tan I इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये ऑलवेज मोर देन 1 होता है। ठीक है ना? ऑलवेज मोर देन 1 होगा। तो tan 0 होता है। जैसे थीटा को बढ़ाते हैं तो tan थीटा का वैल्यू बढ़ने लगेगा। कितना पे 1 हो जाएगा? तो 45 डिग्री पे tan 45 1 हो जाएगा। ठीक है ना? 1 से बड़ा रखना है, मतलब 45 डिग्री से ज्यादा रखना होगा एंगल को। लेकिन चूंकि फिर 90 पे जाकर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनिटी से कम रखना है, इसलिए आई 45 से ज्यादा, 90 से कम। At the first minimum adjacent to the central maximum of a single slit diffraction pattern, the phase difference between the Huygens wavelet from the edge of the slit and the wavelet from the midpoint of the slit is। तो देखिए, याद हो आपको कि ये जो सिंगल स्लिट है जिसकी चौड़ाई a है, तो पता चला पर्दे पर ये पहला मिनिमा जहां मिल गया, ये कई रे यहां से निकल रहे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, तो पहला मिनिमा मिल गया तो हम कहेंगे कि सबके लिए मिनिमा वो हो गया। ठीक है ना? ये मिनिमा हो गया, कुछ इस प्रकार मिल रहा होगा। ठीक है ना? तो पहला मिनिमा तब मिलेगा जब सब रे एक दूसरे को करे कैंसिल, तो आपस में बना ले जोड़ा। क्या भाई? तो पहला जो है मान लो कि 100 भाग में बांट दिए, तो पहला 51 को खा जाए, अरे खा जाए मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दे ताकि मिनिमा मिल जाए। ठीक है ना? उसी तरह से दूसरा 52 को खा जाए, तो उसी तरह से जो 1 2 3 4 करते जाएंगे तो सब आगे खाते जाएगा। तो जो 49 है वो 99 को खा जाएगा, जो 50 है वो 100 को खा जाएगा। मतलब ये पहला 51वां को दूसरा सब जोड़ा लगा ले आपस में, तो यहाँ पे गायब हो जाएगा। मतलब ये जो एक किनारे वाला था इसका 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिल जाए बीचे में जाते जाते। ठीक, तो ये सब एक दूसरे का जोड़ा बना लेगा, अगला वाला इसका अगला, इसका इस तरह से करते जाएगा और सब के बीच पाई का आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमा मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो पाई यहाँ से बीच वाला का पूछेगा तो कह देंगे फेज डिफरेंस पाई होगा। इस केस में जहाँ पे आप देख रहे हैं पहला मिनिमा मिल रहा है, तो अब पूछेगा कि दोनों साइड वाला में बताइए कितना होगा, तो दोनों साइड वाला में यहाँ से यहाँ तक पाई, तो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों साइड वाला बोलेगा तो 2 पाई कहिएगा, मिड पॉइंट कह देगा तो पाई कहिएगा। बिटवीन द हाइजेंस वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ द, एक तो किनारा हो गया, एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट कह दिया। ठीक है ना? तो ये दोनों एक दूसरे का जोड़ी बना के यहाँ खा गए हैं, इसलिए पाई आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत खूबसूरती है, और दोनों किनारे वाले बोलता तो 2 पाई आंसर होता। हालांकि इस ऑप्शन में नहीं दिया है, आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है। एक क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एनसीईआरटी का है, ये दे रखा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये बच्चों वाली बात हो गई। तो स्पीड आप जानते हैं म्यू से घट जाता है, इसलिए वेलोसिटी बराबर हो जाएगा जो सी है डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा, 3 गुना 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये 2 गुना 10 का पावर 8 हो जाएगा। ग्लास के अंदर कोई दिक्कत नहीं। दूसरे क्वेश्चन में कुछ खास बात था
शायद इसके लिए मैंने रखा था इसको। इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट ना। अब ये भी आज ही वो पढ़ाए हैं, ठीक। पहले के क्वेश्चन में मैंने वो बात ले लिया है कि कलर चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा बदलता है। जब तक आपको नहीं बोलता है सारे कलर के लिए, सीधे लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बोल देते हैं मटेरियल का इतना है, काम चल जाता है आपका। लेकिन अगर कहते कि नहीं होता है कि नहीं, तो हाँ होता है भाई, होता है, ठीक है ना। कौची तो a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा 4 प्लस डी बाई लेमडा 6 लाइक वाइज आता जाता है। अरे तो कुछ नहीं, ये इतना छोटा है कि इसको आप अप्रोक्सीमेशन में सबको गैप कर देते हैं, आप खाली इतना बोल देते हैं और कह देते हैं कि यह है कौची फार्मूला, और कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम लेमडा पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी दिख रहा है, ठीक है ना। एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ वाला नहीं मिलेगा हाइपरबोला, क्योंकि ए वो अलग से कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये कल बात है। अभी तो 2 कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रेवल स्लोअर। अच्छा आगे पूछ रहा है कि रेड और वायलेट हमने मारा है तो कौन धीरे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है धीरे वो चलेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका आएगा जिसका वेवलेंथ छोटा आएगा। वेवलेंथ छोटा किसका है, वायलेट का, वायलेट का। तो लेमडा वायलेट जो है ये छोटा है लेमडा रेड से, ठीक है ना। तो इसीलिए उल्टा हो जाएगा, वायलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये ज़्यादा हो जाएगा रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है ना। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें ज़्यादा स्लो, इसलिए वेलोसिटी ऑफ वायलेट ये कम होगा वेलोसिटी ऑफ रेड से, है ना। खूबसूरत बात। थैंक यू। तो इसी के साथ हम लोगों ने एक बढ़िया चैप्टर कंप्लीट किया है। मुझे यकीन है कि अगर आप इन सारे वीडियोस को जो 7 या 8 में कवर हुआ है, आप इसको ढंग से देखें। इसमें से 2-3 क्लासेस तो डिस्कशन के ही हैं, ठीक। आराम से जो शॉर्ट नोट्स है वो बनाएं आप लेक्चर का, ठीक। सवाल ही नहीं होता कि आपका चैप्टर क्लियर नहीं हो, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो, मजा नहीं आए, ठीक। आप करके तो देखिए। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।